हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स अपनी चल रही है, जिसकी शुरुआत हमने लास्ट लेक्चर से की थी, जिसमें हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था अपना यूनिट एंड मेजरमेंट का। वहाँ पे हमने दो टॉपिक कवर किए थे, एक यूनिट का था और दूसरा डायमेंशन का था। मात्रक और विमाओं के बारे में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम दो टॉपिक और कवर करेंगे और अपना यह चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। दो टॉपिक हैं, एक तो विमाओं का फिजिक्स में उपयोग किस प्रकार से किया जाता है विभिन्न परिस्थितियों में, और दूसरा हम पढ़ेंगे सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि आइए निम्नलिखित समीकरण पर विचार करते हैं। और आपको समीकरण दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच। और इस समीकरण पे हमें क्या विचार करना है, हमें यहाँ पे यह बताना है कि जांचिए कि क्या यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। विमीय दृष्टि से सही होने का मतलब है कि लेफ्ट साइड की जो विमा है वो राइट साइड की विमा के बराबर हो। यहाँ पे अन्य जो चीजें हमें दी गई हैं वो कौन सी हैं। एक है कि m वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है और g है वो गुरुत्वीय त्वरण है तथा h है वो ऊंचाई दी हुई है। अब हमें इस समीकरण की विमीय संगतता की जांच करनी है, अर्थात हमें यह प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड की विमा है वो राइट साइड की विमा के बराबर है या नहीं। अगर दोनों साइड की विमाएं बराबर हैं तो यह समीकरण है वो विमीय संगत समीकरण कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। हमें लेफ्ट साइड में दिया हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। हाफ को आप छोड़ दो, ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा होने की नहीं है। हम बात करते हैं एम क्या है, मास, और मास की विमा क्या होती है, कैपिटल एम। उसके बाद में हम बात करते हैं वी क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की विमा क्या होती है, वेलोसिटी होता क्या है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, और लेंथ की विमा क्या होती है, एल, और टाइम की टी। इसका मतलब अगर हम टी को ऊपर लेकर के जाएं तो ये बनेगा एल टी की पावर -1, ठीक है। तो वेलोसिटी की विमा क्या हुई, एल टी -1। यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो हम इसका कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखें तो ये क्या होगी, एल टी की पावर -1 का स्क्वायर। क्लियर है। अब आप इसे इंटू कर दीजिए, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, एम एल 2। यहाँ पे देखिए पावर करेंगे तो एल की पावर भी 2 और टी की पावर -2। तो ये तो है अपनी लेफ्ट हैंड साइड की विमा। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। और राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ है एम जी एच। एम क्या है, मास, मास की यूनिट कैपिटल एम। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं यहाँ पे बात करता हूँ। एक्सेलरेशन ए इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम नीचे है तो इंटू टी। ये एस डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ तो एल अपॉन टाइम तो टी इंटू टी। तो ये क्या बन गया, एल टी की पावर -2। तो जी की क्या आएगी, एल टी की पावर -2। एच क्या है, हाइट, हाइट क्या होती है, लेंथ, और लेंथ की विमा एल। तो यहाँ पे हमें राइट साइड में क्या मिला, एम। इस एल को इस एल से इंटू करेंगे तो एल की पावर 2 टी -2। ये है अपनी राइट हैंड साइड की विमा। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड की विमा हमें यह प्राप्त हुई थी, ठीक है, और राइट हैंड साइड की विमा हमें यह प्राप्त हो रही है। क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये जो समीकरण है अपना हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, ये विमीय दृष्टि से संगत समीकरण है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम इसका, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है
कि ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 है। आगे हमें दिया हुआ है कि चाल v का जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है, त्वरण का मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। गतिज ऊर्जा k के लिए निम्न सूत्रों में आप किस को विमीय दृष्टि से गलत बताएंगे। यहाँ पे अपने पास में 5 समीकरण दी हुई है। इन 5 समीकरणों से उन समीकरणों को हमें छांटना है जो कि गतिज ऊर्जा के सूत्र के लिए विमीय दृष्टि से ठीक नहीं बैठते। ठीक नहीं बैठने का मतलब वे समीकरण जिनके लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमाएं बराबर नहीं हो। तो चलिए हम ट्राई करते हैं इसी चीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें दिया हुआ है कि ऊर्जा का मात्रक है वो जूल है, और वो क्या है, जूल बराबर है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की पावर -2। इसकी विमा क्या होगी, किलोग्राम किसका है, मास का, तो m, मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ तो l स्क्वायर, और टाइम सेकेंड की पावर -2, तो सेकेंड क्या है, टाइम, तो t की पावर -2। ये हमारे पास में इस j की विमा आई है, अर्थात ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है, जो कि यहाँ पे आप देखिए सभी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये रहा के। क्लियर है, ओके। अब हम एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में हमें दिया हुआ है m स्क्वायर वी की पावर 3। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान, तो m की पावर 2 आ गए, कैपिटल M की पावर 2 आ गए। v क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की अभी हमने विमा देखी थी, क्या होती है, l t की पावर -1, और यहाँ पे इसकी क्यूब है तो ये क्यूब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा l की पावर 3 t की पावर -3। ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो हमने प्राप्त किया था लेफ्ट हैंड साइड के लिए, क्या ये और ये इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। आप ही देखिए कहाँ पे इक्वल है, एक मिनट, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या बराबर हैं, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, राइट नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो यहाँ पे जो अपना फर्स्ट है ये कट चुका है कि ये तो सही नहीं है। बात करते हैं हम सेकंड ऑप्शन की। सेकंड ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, जैसे बी से बोल डिनोट कर दे, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 तो कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, इसको हम छोड़ देते हैं। m मतलब मास, तो कैपिटल M। v क्या होती है, v की होती है l t की पावर -1 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे जो विमा प्राप्त होगी वो क्या होगी, m l2 t -2। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये वाली और ये वाली दोनों कंडीशन या दोनों साइड इक्वल है। यहाँ पे भी आ रहा है ml2 t-2 और यहाँ पर भी आ रहा है ml2 t-2। इसका मतलब ये वाली इक्वेशन है वो विमीय दृष्टि से संगत समीकरण है, या इसकी ओरिजिनल वैल्यू देती है, ओरिजिनल इक्वेशन है। क्लियर है, ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। सी ऑप्शन में देखिए हमें क्या दिया हुआ है, एम ए के इक्वल्स टू एम। यहाँ पे देखिए एम क्या है, मास, तो कैपिटल एम। ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो एल टी की पावर -2। यहाँ पे विमा क्या बनी, एम L1, जैसे एम एल और टी की पावर -2। अब देखिए ये दोनों इक्वेशन क्या बराबर हैं, नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये इक्वेशन भी सटीक नहीं। बात करते हैं अब हम फोर्थ की या डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है k इक्वल्स टू 3/16 mv स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए 3/16 को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती। एम मास, मास की विमा कैपिटल एम। वी वेलोसिटी, वेलोसिटी की विमा एल टी माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बना, एम एल टू टी माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे ये जो दोनों विमाएं हैं वो सेम हैं, इसका मतलब इक्वेशन तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने ई ऑप्शन की। ई ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 1/2 mv² प्लस एम ए। इसको आप नेग्लेक्ट कीजिए। एम की कैपिटल एम, वी की होगी एल टी माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम, ए की विमा क्या होगी एल टी माइनस 2। तो यहाँ पे तो दो विमाओं का एडिशन हो रहा है जो कि हमें कोई संगत आंसर नहीं देता, इसलिए ये वाली इक्वेशन भी कैंसिल आउट हो। अब देखिए हमारे पास में ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी है, जो गतिज ऊर्जा है, उसके दो फॉर्मूले प्राप्त हुए। उसके लिए हमारे पास में दो इक्वेशन हमें प्राप्त हुई। कौन सी? एक तो हमें मिली k इक्वल्स टू 1/2 mv² और एक मिली k इक्वल्स टू 3/16 mv²। देखिए विमीय दृष्टि से तो ये दोनों इक्वेशन करेक्ट है, लेकिन अगर हम गतिज ऊर्जा की परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो जो सही आंसर होगा वो होगा k इक्वल्स टू 1/2 mv²। अभी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी, ये अपना पूरा चैप्टर आने वाला है, चैप्टर नंबर 5। वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमें गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² इक्वेशन मिलती है। तो ये था अपना विमाओं का उपयोग। तो इन दो एग्जाम्पल के माध्यम में हमने समझा कि हम किसी इक्वेशन को विमीय दृष्टि से संगत है या नहीं किस प्रकार से जांच सकते हैं। आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं जहां पे हम विमाओं का उपयोग करते हुए किन्हीं भी दो या दो से अधिक भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। और इसका एग्जाम्पल है सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करेंगे हम। तो देखिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सरल लोलक पर विचार कीजिए जिसमें गोलक को एक धागे से बांध करके लटकाया है। ठीक है, सरल लोलक क्या होता है, जिसमें एक धागे से एक गोला लटका हुआ हो और जो गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है। गुरुत्व बल के अधीन दोलन कर रहा है मतलब कुछ इस प्रकार की संरचना है। मैं आपको बता दूं, ये एक धागा है जिससे ये कोई गोला लटकाया हुआ है, तो ये बन गया लोलक। अब ये गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, मतलब हम इसको अगर इधर से खींच करके छोड़ते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से गति करेगा, इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा। इस प्रकार से ये दोलन गति करता है। आगे दिया हुआ है कि मान लीजिए इस लोलक लोलक का जो दोलन काल है वो इसकी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर कर रहा है। हमें क्या दिया हुआ है कि इसका आवर्तकाल क्या होता है t, किस पर निर्भर कर रहा है, तो हम इसे प्रोपोर्शनल बोल देते हैं, है ना। तो t प्रोपोर्शनल टू किस किस पर, इसकी लंबाई l, इसके द्रव्यमान m और इसकी गुरुत्वीय त्वरण g पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो t प्रोपोर्शनल टू l m g। अब हमें नहीं पता है कि इनकी क्या पावर्स हैं, इनकी क्या क्या वैल्यूज हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो आवर्तकाल है वो l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z पर डिपेंड कर रहा है। हम तो ये मान लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल के लिए सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो चलिए हम सूत्र उत्पन्न करते हैं। अभी हमने देखा कि आवर्तकाल t प्रोपोर्शनल टू l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z के प्रोपोर्शनल है। हमें तो विमीय विधि से इस आवर्तकाल का सूत्र ज्ञात करना है, फॉर्मूला डिफाइन करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएं तो हमें t इक्वल्स टू k एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेते हैं, समानुपाती नियतांक।
एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड हमें प्राप्त। अब देखिए हम दोनों साइड की विमाओं को इक्वल करते हैं, क्योंकि t इक्वल्स टू के एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड है, इसका मतलब दोनों साइड की विमाएं भी क्या होंगी, सेम होंगी। चलिए इक्वल करते हैं। t की विमा, t क्या है, आवर्तकाल, और आवर्तकाल क्या होता है, समय, तो समय की विमा क्या होगी, m0 l0 t की पावर 1। इधर देखिए k तो कांस्टेंट है, तो k की तो कोई विमा नहीं होगी। l क्या है, लेंथ, l लेंथ की कैपिटल एल, और इसकी पावर एक्स, तो ये लो जी एक्स। एम क्या है, द्रव्यमान का, तो कैपिटल एम और पावर वाई। जी क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण, और त्वरण की क्या होती है, एल टी माइनस 2, और पावर जेड है तो ऊपर जेड भी लगा देंगे हम। ये लो। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ कि m0 l0 t1 इक्वल्स टू, इधर देखिए आप, l की पावर x और यहाँ पे है l की पावर z, तो क्या बनी, l की पावर x प्लस z। यहाँ पे है m की पावर y और यहाँ पे है t की पावर -2z। अब देखिए दोनों तरफ से हम तुलना करते हैं, m की पावर की m की पावर से तुलना करेंगे, l और l की पावर की तुलना करेंगे, t और t की पावर की तुलना करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं m की पावर की, तो m की पावर यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है y, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, y इक्वल्स टू 0। सेकेंड हम बात करते हैं l की पावर की, l की पावर यहाँ पे है 0 और यहाँ पे है x प्लस जेड, तो x प्लस जेड इक्वल्स टू हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। एंड लास्ट हम तुलना करते हैं, t की पावर यहाँ पे है 1 और t की पावर यहाँ पे है -2z, तो -2z इक्वल्स टू हमें प्राप्त हुआ 1। अब इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। देखिए किस प्रकार से, y की वैल्यू 0 है, तो y का जहाँ पे भी पावर आएगी वहाँ पे हम वैल्यू 0 रखेंगे। इन दो इक्वेशन से हम x और z की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से देखिए z की वैल्यू हमें प्राप्त हुई -1/2। ये z की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ से जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, x -1/2 इक्वल्स टू 0, अर्थात x इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें x, y और z तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी कितनी मिली, एक बार फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अभी हमें वैल्यू मिली कि y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1/2 और z इक्वल्स टू -1/2। ये जो वैल्यू हैं वो हम ये जो इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं इसके अंदर पुट करेंगे। तो t इक्वल्स टू k, l की पावर x है और x की वैल्यू कितनी है, 1/2। फिर है m की पावर है y की वैल्यू 0। फिर यहाँ पे देखिए है z, तो z की पावर है z और z की पावर है -1/2। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, t इक्वल्स टू k, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2। और इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू k l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। देखिए ऊपर भी l की पावर भी 1/2 है और नीचे g की पावर भी 1/2, इसका मतलब ये है रूट। तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ t इक्वल्स टू k रूट अंडर l अपॉन g, जो कि किसी भी सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो k कांस्टेंट है वो यहाँ पे आवर्तकाल के लिए इसकी k की वैल्यू हमें प्राप्त होती है 2 पाई। तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर l अपॉन g हमें किसी भी सरल लोलक के आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विमाओं की सहायता से हम फिजिक्स में भांति भांति के कार्य हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने किसी समीकरण की विमीय संगतता देखी या किन्हीं भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना देखा। तो ये टॉपिक था अपना विमाओं से संबंधित। अब नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, वो है सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सार्थक अंकों की डेफिनेशन की,
या किन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो किसी भौतिक राशि की शुद्ध रूप से हमें नॉलेज देने वाले जो अंक हैं वे सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक अंकों को ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, उन नियमों की भी हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट नियम है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी अशून्य अंक होते हैं, अशून्य अंक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 में शून्य आ गए, इसको आप शून्य को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 10 तो है ना। तो जितने भी अशून्य अंक हैं वे सभी सार्थक अंक होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके पास में एक संख्या है जैसे 8432, तो इसमें कोई भी शून्य नहीं है, मतलब सभी अशून्य अंक हैं, तो ये सभी सार्थक अंक होंगे। तो इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 और 4। अन्य एग्जाम्पल देखिए जैसे 1 2 4 6 7, इसमें कितने हैं, इसमें देखिए 1 2 3 4 और 5, 5 सार्थक अंक है इसमें। क्लियर है। तो ये अपना था इसका फर्स्ट नियम। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड नियम है कि दो अशून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। क्या कहा कि दो अशून्य अंक है, जैसे दो अशून्य अंक है 1 और 8, इनके बीच में जितने भी शून्य आएंगे वे सभी क्या होंगे, सार्थक अंक होंगे। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, हमारे पास में कोई संख्या है 10809, यहाँ पे देखिए पहला और लास्ट का दोनों नॉन जीरो डिजिट है, और इनके बीच में चाहे कितने भी शून्य आए वो सार्थक अंक होंगे। इसका मतलब इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5, तो 5 सार्थक अंक होंगे इसमें। इसी प्रकार से एक संख्या है जैसे 3801, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों नॉन जीरो हैं, अशून्य संख्याएं हैं, तो इसके अंदर जो सार्थक अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें 8 सार्थक अंक। नेक्स्ट जो नियम है वो है कि बिना दशमलव वाली संख्या में अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसको इस प्रकार से समझिए कि कोई संख्या है हमारे पास में जिसमें दशमलव नहीं है, जैसे ये रही अपने पास में 421000, ठीक, इस संख्या के माध्यम से हम समझते हैं। क्या कहता है कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर स्थित, अशून्य अंक देखिए लास्ट अशून्य अंक कौन सा है, 1, इस अंक के दाहिनी ओर मतलब इस साइड में जितने भी जीरो होंगे वो सभी क्या होंगे, निरर्थक होंगे, वो सार्थक अंक नहीं होंगे। इसका मतलब इधर जो ये 3 जीरो थे ये तीनों ही सार्थक अंक नहीं है, तो यहाँ पे सार्थक अंक कितने बचे, ये केवल 3 बचे। ठीक है, अन्य एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके पास में कोई संख्या है 804300, अब इसमें आपको सार्थक अंक बताने। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट जो अंक है वो तो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, अशून्य अंक है, लेकिन लास्ट का क्या है, शून्य है। तो अब हमें इसमें लास्ट का अशून्य अंक देखना है और वो कितना है, 3 है। तो 3 के बाद में इधर दाहिनी तरफ जितने भी शून्य आएंगे वो क्या होंगे, सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हुई, 1 2 3 और 4, इसमें 4 सार्थक अंक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जैसे इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो 2 के बाद में 0 आ रहे हैं और आगे कोई भी अशून्य संख्या नहीं है, तो ये तो सार्थक होंगे नहीं, तो इसमें कितने होंगे, 2 सार्थक अंक। जैसे 420 की बात करते हैं तो इसमें भी 2 सार्थक अंक होंगे। जैसे अगर हम 8000 की बात करें तो इसमें 1 सार्थक अंक होगा, क्योंकि ये तीनों ही सार्थक नहीं होंगे। नेक्स्ट नियम की हम बात करते हैं। वो नियम कहता है कि अशून्य अंक के दाहिनी ओर आने वाले शून्य सार्थक होते हैं यदि इनको मापन द्वारा प्राप्त किया गया हो। समझिए इस स्टेटमेंट। अभी पिछले नियम में हमने देखा कि अशून्य अंक के आगे जो भी शून्य आते हैं वे सार्थक नहीं होते। जैसे 420 है,
इसमें हमने देखा कि ये वाला जो 0 है वो सार्थक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यही 420 संख्या है वो किसी मापन से प्राप्त हो, मापन का मतलब इसके आगे कोई मात्रक हो, जैसे 420 किलोग्राम हो, ठीक है, या 420 मीटर हो, या 420 सेकंड हो, या 420 किलोमीटर हो, तो इस प्रकार से अगर यह संख्या किसी मापन के द्वारा प्राप्त है अर्थात फिक्स वैल्यू है, तो यहाँ पे जो 0 आएगा ना शून्य अंक के आगे, वो भी अब सार्थक होगा। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि 420 है, इसमें 2 सार्थक अंक है। अब हमने एग्जाम्पल को चेंज किया और हमने किया 420 किलोमीटर, तो अब ये मापन के द्वारा है, परिशुद्ध वैल्यू है, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3 सार्थक अंक। इसी प्रकार से हम बात करते हैं जैसे 4200 किलोग्राम, तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 1, 2, 3 और 4, 4 सार्थक। क्लियर है? ओके, तो ये तो थी बिना दशमलव वाली संख्याओं की बात। अब हम बात करते हैं वे संख्याएं जिसमें दशमलव हो, ठीक है। तो नियम कहता है कि दशमलव के पश्चात प्रथम अशून्य अंक से पहले के शून्य सार्थक नहीं होते हैं, और यह बात है एक से छोटी संख्या की। और एक से छोटी संख्या होती है तो उसको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं? 0 पॉइंट फिर आगे संख्या आती है, जैसे 1/2 है, 1/2 क्या होता है? 0.5, 0.5। इसका मतलब ये क्या है? एक से छोटी संख्या है। तो जो भी एक से छोटी संख्याएं होती हैं उसकी शुरुआत होती है 0 पॉइंट से, फिर आगे कुछ भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी आ सकता है। जितनी छोटी होगी उतने इधर ज्यादा शून्य आते जाएंगे, जैसे 0, 0, 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर है? तो अब ये नियम क्या कहता है? यह कहता है कि प्रथम अशून्य अंक से पहले जितने भी शून्य हैं वो सार्थक नहीं होंगे। जैसे अपने पास में संख्या है 0.00134, इसमें सार्थक अंक बताओ इस नियम को पढ़ करके। और यह नियम कहता है कि प्रथम अशून्य अंक से पहले के जितने भी शून्य हैं वे सार्थक नहीं होंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 3। क्लियर है? तो अब ये एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, जैसे 0.010134, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? तो प्रथम अशून्य अंक आया 1, 1 के इधर जितने भी 0 होंगे वो सार्थक नहीं होंगे और बाकी के सब सार्थक होंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो 4 सार्थक अंक इसमें है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लॉ की, नियम की। और वह नियम कहता है कि दशमलव संख्या में अंतिम अशून्य अंक के बाद आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जैसे कोई भी हमारे पास में दशमलव की संख्या, अब एक से छोटी की जरूरत नहीं है, जैसे 3.40200, दशमलव के बाद में जितनी भी संख्याएं आती हैं वे संख्याएं, जितनी ज़्यादा संख्याएं होंगी हमें उतना ही परिशुद्ध वैल्यू प्राप्त होगी। किसी भी संख्या की या किसी भी मापन की उतनी ही परिशुद्ध वैल्यू प्राप्त होती है। इसका मतलब अब ये 0 सारे काउंट होंगे, तो ये 0 भी सार्थक है, ये 0 भी सार्थक है। तो अब बताओ इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 सार्थक अंक है इसमें। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 3.0020, इसमें कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 5 सार्थक। क्लियर है? नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट है कि दशमलव की स्थिति बदलने से सार्थक अंकों की संख्याएं नहीं बदलती। कोई संख्या है उसमें अगर आप दशमलव या पॉइंट की स्थिति चेंज कर देते हैं तो उससे उस संख्या में जितने सार्थक अंक हैं उनकी संख्याओं में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कोई संख्या है अपने पास में, जैसे 420.2, इसमें कितने सार्थक अंक है भाई? 1, 2, 3 और 4, 4 सार्थक अंक। अब इस पॉइंट की हमने स्थिति चेंज कर दी, किस प्रकार से कि हमने किया 42.02, तो अब भी इसमें कितने अंक हैं? 4 सार्थक अंक। फिर हमने इसकी चेंज की और हमने बना दिया 4.202, अब कितने हैं? 4 ही अब है।
फिर हमने बना दिया 0.4202, अब बीच में कितने हैं, 4। तो पॉइंट किसी एक ही संख्या में अगर दशमलव की पोजीशन है वो चेंज हो रही है तो उससे सार्थक अंकों की संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका जो लास्ट नियम है वो है कि 10 की घातों को सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। जैसे भाई हमारे पास में एक बहुत बड़ी या एक बहुत ही छोटी संख्या प्राप्त हो तो हम सुविधा के लिए उसे 10 की पावर के रूप में डिनोट करते हैं। जैसे हमारे पास में एग्जांपल है कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश की चाल होती है। तो ये वैल्यू है अपने पास में 3 गुणा 10 की पावर 8। तो ये जो 10 की पावर 8 है ना उसे आप खा जाओ, भूल जाओ इसे, ये है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे सार्थक अंक कितना है, केवल और केवल एक। अन्य एग्जाम्पल जैसे आपके पास में 3.2 इंटू 10⁹ यहाँ पे इस 10 की पावर 9 को तो आप खा जाओ, और यहाँ पे जो 3.2 हैं वो ही हमें सार्थक अंक देंगे। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 2 सार्थक अंक। क्लियर है। तो ये बात थी अपने सार्थक अंकों की। तो हमने सार्थक अंक की डेफिनेशन देखी और सार्थक अंकों को ज्ञात करने की 8 नियम देखे। अब हम देखते हैं कि गणना के अंदर हम सार्थक अंकों को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम 2 प्रकार के कैलकुलेशन लेते हैं। पहली होगी जोड़ और बाकी के लिए, है ना, जोड़ और घटाव की कंडीशन के लिए, और दूसरी होगी गुणा और भाग की कैलकुलेशन के लिए हम सार्थक अंक किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं जोड़ और घटाव की गणना की बात करते हैं हम। और गणना में हमारे पास में 2 कंडीशन हमने देखी, एक होगी जोड़ और घटाव और दूसरी होगी गुणा और भाग। सबसे पहले हम बात करते हैं जोड़ और घटाव की। अब देखिए इसके लिए नियम क्या कहता है, पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 2 संख्याएं हैं अपने पास, जैसे 4.10 और 3.220। इन संख्याओं को हमें जोड़ना है और इन्हीं संख्याओं को मान लीजिए हमें घटाना है। क्लियर है। अब यहाँ पे नियम कहता है, ये पॉइंट वाली संख्याएं हैं, नॉन पॉइंट की होंगी तो उसके लिए तो हमारे पास में कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे हमें 4 में से 2 जोड़ना हो तो 6 होगा, और 4 में से 2 घटाना हो तो 2 आएगा। यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में एक सार्थक अंक है। लेकिन बात अगर पॉइंटों में आए तो हम किस प्रकार से सार्थक अंक कैलकुलेट करते हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए पहली कंडीशन है, यहाँ पे हमें योग करना है तो योग कितना होगा, 023.7। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 7.320। क्या इसमें सार्थक अंक आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। तो क्या इस जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग इसमें 4 सार्थक अंक होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम कहता है कि जब हमारे पास में जोड़ या घटाव के बाद में जो भी वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसमें पॉइंट के बाद में उतने ही अंक आने चाहिए जितने किसी संख्या में न्यूनतम हो। जैसे इस वाली संख्या में न्यूनतम पॉइंट कितने हैं, 2। तो इस वाली संख्या में न्यूनतम पॉइंट कितने हैं, दशमलव के बाद में 3। तो कम किस में है, 2 पॉइंट है। कम कितने हैं, न्यूनतम 2 हैं। एक में 3 है, एक में 2 है, तो न्यूनतम को चुनेंगे तो वो कितनी वैल्यू आएगी, 2। तो ये नियम कहता है कि जोड़ या घटाव के बाद में भी पॉइंट के आगे केवल न्यूनतम अंक आने चाहिए, और न्यूनतम अंक कितने हैं, 2। इसका मतलब पॉइंट के आगे भी रहेंगे 2। तो वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 7.30। अब बताइए इसमें सार्थक अंक कितने, 1 2 3, कितने हैं, 3 सार्थक अंक। तो यहाँ पर 4 सार्थक अंक नहीं होकर के 3 सार्थक अंक होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं घटाव का। हमें यहाँ पे घटाना है तो 0, यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे आएगा 8, और यहाँ पे आएगा 0।
ठीक है। अब देखिए फिर वही कंडीशन आ गई कि क्या इसमें 3 सार्थक अंक हैं? बिल्कुल नहीं है। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? जितने पॉइंट के आगे जोड़ या घटाव वाली संख्याओं में न्यूनतम अंक है, और न्यूनतम कितने हैं? 2। ये इसमें रहे, इसमें तो 3 है, तो पॉइंट के आगे भी 2 ही आने चाहिए, इसका मतलब पॉइंट एट एट। अब बताइए इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 2 सार्थक अंक। तो ये तो था जोड़ और घटाव का नियम। अब हम बात करते हैं गुणा और भाग के नियम की। अगली हमारी बात है गुणा और भाग के लिए हमारे पास में सार्थक अंक हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुणा की। जैसे हमने गुणा किया 142.06 को हमने गुणा किया 0.23 से, ठीक है। तो इसका जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है वो होता है 32.673। अब यहाँ पे इस वैल्यू में आपको अंक दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या इसमें 6 सार्थक अंक होंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे नियम यह कहता है कि जितने न्यूनतम अंक वाली संख्या होगी वही अंक उत्तर में प्राप्त संख्या में हम शामिल करेंगे। जैसे न्यूनतम अंक से चाहे गुणा हो चाहे भाग हो, जिस संख्या में न्यूनतम अंक होंगे उतने ही अंक हमें सार्थक अंक लेने अपने उत्तर से। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे दो संख्याओं को गुणा, इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 और 5, इसमें है 5 अंक। इसमें कितने हैं? 1 और 2, इसमें 2 अंक है। हमें कौन सी संख्या लेनी है? न्यूनतम संख्या, और न्यूनतम कितनी है? 2। इसका मतलब उत्तर में जो सार्थक अंक होंगे वो भी कितने होंगे? 2 ही सार्थक अंक होंगे। इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो कितना होगा? 32। यहाँ पे हमें सार्थक अंकों की संख्या से हम उत्तर निकालते हैं, ना कि उत्तर से सार्थक अंकों को निकालते। जैसे जोड़ बाकी में हमने क्या किया था कि जो उत्तर आ रहा है उसके अंदर हम उतने ही अंक लेते हैं जितने दशमलव के आगे हमारे पास में न्यूनतम थे। यहाँ पे हम क्या लेते हैं कि यहाँ पे जो छोटी संख्या गुणा होती है ना, उसमें जितने अंक हैं उतने ही अंकों को हम सार्थक अंक के रूप में लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने गुणा किया 51.028 को 1.31 से, तो हमें उत्तर प्राप्त हुआ 66.84668। अब देखिए इसमें सबसे छोटी अंक संख्या कौन सी है? ये वाली। इसमें अंक कितने हैं? 3। इसका मतलब इस उत्तर में भी जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे? 3। और 3 सार्थक अंक कौन से होंगे? प्रथम 3 अंक, मतलब 66.8 इसका आंसर होगा। ये 3 इसके सार्थक अंक। यही सेम स्टोरी भाग के लिए। जैसे हमने भाग दिया 0.90 में, भाग दिया हमने 4.26 का, तो इस भागफल से हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कितनी होगी? 0.21126676। वही कंडीशन यहाँ पे है। न्यूनतम अंक वाली संख्या कौन सी है? ये वाली, जिसमें अंक कितने हैं? 2। इसका मतलब इस उत्तर में भी सार्थक अंक कितने होंगे? 2, और 2 प्रथम 2 ये वाले। इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? 0.021। क्लियर है? यही तो हम आगे चल करके जब जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं मैथमेटिक्स में, तब हम कितने लेते हैं कि बहुत बड़ी संख्या आ जाए तो हम किस प्रकार से उसको समेट करके कुछ पॉइंट के आगे 1 या 2 डिजिट तक ला करके सीमित कर देते हैं कि यही अपना फाइनल आंसर है। तो वह जो उपयोग है वो सार्थक अंकों का ही उपयोग है। तो ये अपनी चर्चा थी सार्थक अंकों की। तो इस लेक्चर में या इस क्लास में हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक विमाओं के बारे में पढ़ी और दूसरी हमने सार्थक अंक के बारे में पढ़ी। इन 2 क्लासेस के माध्यम से हमने क्लास 11th एनसीईआरटी जो कि आरबीएसई और सीबीएसई दोनों के लिए इक्वल है, उन क्लासेस के लिए या इस क्लास के इस चैप्टर 1 के लिए हमने ये 3 पॉइंट कवर किए, जो कि 30% सिलेबस कटौती के साथ इस बार लागू किए गए हैं। इस प्रकार से अपना ये पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, जिसका नाम था यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन।
तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।